आज हम बात करते हैं वृत्त की ज्यामिति की। वृत्त क्या है? वृत्त वास्तव में एक गतिमान बिंदु का बिंदुपथ है। ये जो बिंदु है, गतिमान बिंदु है, वो एक समतल में गति करता है और इस प्रकार गति करता है कि इस बिंदु की एक दिए हुए स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है। यहाँ पर C स्थिर बिंदु है और D जो है गति करता है। तो ये इस प्रकार गति करता है कि C से D के बीच की दूरी हमेशा नियत रहे। तो इस कंडीशन में एक ये बिंदुओं का समुच्चय में प्राप्त हो जाता है एक समतल में, और यही बिंदुपथ जो है हमारा क्या है, एक वृत्त कहलाता है। तो एक दिए हुए समतल में एक गतिमान बिंदु की जब एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है तो उस गतिमान बिंदु के बिंदुपथ को हम वृत्त कह देते हैं। और जो स्थिर बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र होता है, और जो वृत्त है उसकी परिमाप है चारों ओर की। ये जो बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ से ये वक्राकार एक लाइन खींच दी जाए तो ये परिध हो जाएगी। चारों ओर की माप परिध होती है। तो हम वृत्त के विभिन्न भागों की बात करेंगे। उसमें एक तो मुख्य केंद्र होता है। जैसे हम संकेत के रूप में लिखना चाहें तो हम C कहते हैं, C फॉर सर्किल। और यहाँ पर संयोग से C केंद्र है, अगर O केंद्र होता तो हम यहाँ O लिखते, लेकिन हम यहाँ C ही लिख रहे हैं। और एक रेडियस इसकी है त्रिज्या R। तो समझो ये एक वृत्त है संकेत के रूप में। सर्किल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। अब हम देखते हैं त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या जो स्थिर बिंदु है और गतिमान बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे CD त्रिज्या है। हम वृत्त के विभिन्न भाग देखते हैं। उसमें पहला नंबर है त्रिज्या। गतिमान बिंदु और स्थिर बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो CG त्रिज्या है यहाँ पर, C और G। ये भी त्रिज्या है CF या CE, मतलब केंद्र से परिध के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा या परिध के किसी बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। दूसरी बात है जीवा। जीवा क्या होती है? वृत्त की परिध पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या होता है? जीवा होता है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट A है और दूसरा B, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड जो है AB, वो जीवा है। एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। उसमें एक जीवा ऐसी होती है सबसे बड़ी होती है, वो होती है व्यास। यानी कि व्यास जो है एक जीवा है जो केंद्र से होकर गुजरती है। सभी जीवाएं केंद्र से होकर नहीं गुजरती हैं, केवल व्यास ऐसी जीवा है जो केंद्र से होकर गुजरती है और ये सबसे बड़ी जीवा होती है। यहाँ पर केंद्र से गुजरने वाली EF जीवा है और इसकी लंबाई सभी जीवाओं में सबसे अधिक है। AB जीवा है। अनंत जीवाएं, अनंत व्यास, अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं वृत्त की। अब हम देखते हैं वृत्तखंड क्या है। व्यास और त्रिज्या में भी एक संबंध है। व्यास जो है वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसका 2 गुना होता है, यानी व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। यानी त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर तो व्यास 10 सेंटीमीटर होगा। अब हम देखें वृत्तखंड क्या होता है। किसी जीवा से वृत्त का जो भाग कटता है वो वृत्तखंड होता है। ये क्या है? वृत्तखंड। और जब एक वृत्तखंड जीवा से ये कट गया तो दूसरा भी 2 टुकड़े होंगे तो दोनों ही वृत्तखंड बनेंगे। एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है। जो छोटा वृत्तखंड है उसे हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। जो बड़ा बन रहा है ये पूरा, ये है दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्तखंड कितने तरीके हुए? लघु और
दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ। तो बड़ा होता है वो दीर्घ वृत्तखंड, लेकिन ये जीवा से ही कटते हैं। अब आता है त्रिज्यखंड क्या है। त्रिज्याओं से जो वृत्त का खंड होता है, कटता है टुकड़ा, वो होता है त्रिज्यखंड। जैसे CF और CG जीवाओं से हमारा ये वृत्त का एक टुकड़ा कटा है, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड। CFGC ये क्लोज करना पड़ता है, जहां से चलते वहीं पहुंचते हैं। CGFC त्रिज्यखंड है, CGF और C। और ये जो दिखाई पड़ रहा है कोण, ये त्रिज्यखंड की माप होती है। चाप क्या होता है? नेक्स्ट है चाप। जो परिध है उसका कोई टुकड़ा जो है चाप कहलाता है। जैसे CFG ये क्या है? चाप। BF चाप, A से लेकर B तक चाप। लेकिन चाप को जब लिखा जाता है तो संकेत के लिए जैसे FG चाप हम करना चाहते हैं, FG चाप को लिखना चाहते हैं तो ऊपर से एक लगा देते हैं संकेत, ये चाप का ही संकेत है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय डिस्कस करना चाहते हैं वृत्त की। इसमें यह है कि किसी चाप द्वारा, वृत्त का कोई चाप हो, उस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, उसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिध के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। जैसे AB चाप है और AB चाप द्वारा केंद्र पर ये कोण बन रहा है, और AB चाप द्वारा ही वृत्त की शेष परिध है ये, इस पर M बिंदु पर एक कोण बन रहा है ये। तो ये जो कोण AOB है, ये AMB का दुगुना होगा। यानी वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण, उसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिध के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। मतलब कोण AOB बराबर 2 टाइम्स कोण, ये कोण का निशान है AMB। एग्जाम्पल के लिए हम ये देखें कि अगर ये कोण 50 डिग्री का है तो इसका दुगुना होगा 100। इसमें यह भी है कि ये कोण इधर वाला और ये वाला बराबर होते हैं। अगर ये 50 का है तो ये भी 50 का ही होगा। और दूसरी बात, ये जो कोण दिखाई पड़ता है AMO, इसका दुगुना होता है AO। हम इसको N दे रहे हैं पॉइंट को, ये भी दुगुना ही होता है। हमने 2 क्रॉस लगा दिए हैं पहचान के लिए, यहाँ 1 क्रॉस यहाँ 2 क्रॉस, का मतलब इधर से इस साइड का ये जो है AON, ये भी AMO का दुगुना होता है। इसी तरीके से ये एक हमने गोला रख दिया सर्किल, और ये 2 रख दिए सर्किल, तो इधर वाला भी इसका दुगुना होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि कोण AMB बराबर, अगर मान लीजिए 50 डिग्री है तो कोण AOB का मान 2 का गुणा करके हम देख सकते हैं 100 डिग्री होगा। इसी के साथ हम एक और इसमें प्रमेय डिस्कस करना चाहते हैं कि एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। जैसे हम देखें यहां से, तो ये पूरा वृत्तखंड जो बन रहा है, इसमें कोई भी कोण इस चाप से बनेगा वो सब बराबर होंगे, जितने भी कोण बनाए जाएंगे वो बराबर होंगे। जैसे
ये 50 डिग्री का अगर कोण हुआ AMP, तो AMB अगर 50 का है तो AP, ये P है यहाँ पर, तो APB ये भी 50 का ही होगा। और भी अगर हम यहाँ पर कहीं कोण बनाए तो वो 50-50 के ही होंगे। एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं। अगर इसे देखें तो ये 50 का ही होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर है। अब आता है चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये ABCD एक चतुर्भुज है। ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे इसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। इसकी विशेषता क्या है? चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता है कि इसके सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने के, जैसे इसके सामने का कोण इसमें ये है, ये संपूरक है, मतलब इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। अगर ये 70 का है तो ये 110 का होगा। ऐसे इसके सामने आमने सामने कोण ये भी 180 का ही जोड़ होगा इनका। अगर मान लीजिए ये 60 का है हमारा, तो ये 120 का होगा। अब ये मान लीजिए B बिंदु इसकी परिधि पर न होकर के यहाँ हो जाए, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि इनके कोणों का जोड़ जो है 180 ही, सम्मुख कोणों का योग 180 ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लीजिए B यहाँ ना होकर के यहाँ हो जाता, तो ये जो नया जो चतुर्भुज बनेगा कोई चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। तो इसमें अगर ये 70 डिग्री का कोण होता तो ये गारंटी नहीं कि ये कोण 110 डिग्री का ही होगा। हाँ, अगर इस तरीके से 3 कोण दिए होते, ये 60 का, ये 70 का, ये 120 है, तो ये 110 का ही होता। क्यों? चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। तो ये क्योंकि 180 हो चुका है तो 70 ये है, तो बाकी 110 ही होगा, तभी ये 360 बनेगा चारों का योग। ये इसकी वजह से नहीं 110 है कि ये 70 है, बल्कि इसकी वजह से कि 110 डिग्री हुआ है, क्योंकि तीनों 60, 70 और 120 मिला करके 360 तभी होंगे B लगा करके जब यहाँ 110 होगा। ये 250 ही हो रहे हैं, 180 और 70 250, अब 110 बचा, इसलिए ये 110 होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अगला है अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। तो सीधी सी बात है कि चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ये अर्धवृत्त तभी होगा जब ये व्यास होगा, व्यास है सीधी लाइन होगी, यानी 180 डिग्री का कोण होगा ये रिज कोण। अब ये कोण इसका दोगुना होना चाहिए कि वृत्त द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसी किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि पर किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। शेष परिधि के बिंदु C पर इसी चाप द्वारा यह अंतरित हो रहा है कोण BCD, तो ये 90 ही होगा, तभी तो ये 180 होगा। तो अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे मैं अगले वीडियोज आपकी ज़रूरत के मुताबिक बना सकूं और आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। धन्यवाद।